एनआईसीयू का शिलान्यास समारोह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कोविड महामारी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य सतत हर संभव प्रयास में लगा रहा है। नई नई सुविधाओं का निर्माण और हर संसाधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही दूरदर्शिता का दामन थामे हुए भावी चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी सतत की जाती रही है। और इसी क्रम में आज आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू नीकू, पीआईसीयू पीकू का शिलान्यास समारोह। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे साथ मुख्यमंत्री निवास से और वेबएक्स से जुड़े हुए हैं माननीय मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टर सुभाष गर्ग, माननीय सांसदगण, विधायकगण, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त विभाग श्री अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री कुलदीप रांका जी, प्रमुख शासन सचिव आपदा प्रबंधन श्री आनंद कुमार, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री सिद्धार्थ महाजन, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, जॉइंट सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री श्री शाहीन अली खान और संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर साहिबान, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज और संबंधित चिकित्सालयों के अधीक्षक और मुख्यमंत्री निवास से मैं स्वयं डॉक्टर ज्योति जोशी। स्वागत है फेसबुक, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से सजीव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आगाज करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान श्री वैभव गालरिया जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय यूडीएच मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय भजन लाल जाटव जी, अन्य सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, समारोह में जुड़े हुए माननीय मुख्य सचिव महोदय, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे सभी साथी अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहिबान, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस, सुपरिटेंडेंट्स, सर्वप्रथम मैं इस समारोह में अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज भी हमें समय प्रदान किया और संपूर्ण कोविड महामारी की आपदा के दौरान आपने लगातार हम सभी लोगों की मॉनिटरिंग करी, हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया और उसके द्वारा राज्य में कोविड प्रबंधन में कोई कमी नहीं रही और लगातार जैसे संकट आया उसी हिसाब से राज्य की क्षमताओं में संवर्धन किया गया। हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी हो, चाहे हमारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हो, चाहे प्रिवेंटिव एक्शंस हो, सभी कामों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में एवं हमारे विभागीय माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में विभाग ने और राज्य के सभी विभागों ने मिलकर के उत्कृष्ट कार्य किया और उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश रहे हैं कि हमें हमारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको लगातार सुदृढ़ करना है और आगे भी जो फेज या थर्ड वेव की बात की जा रही है उसके लिए भी पर्याप्त तैयारी करके हमें रखनी है। इसी दिशा में आज का एक कार्यक्रम है। इस वर्ष के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े हुए चिकित्सालयों में आईसीयूज और नीकूज की स्थापना की, एडिशन बेड्स की स्थापना की घोषणा करी थी और उसी दिशा में मुझे खुशी है ये अवगत कराते हुए कि हमने विभाग ने आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर इन सभी कार्यों के लिए कार्यादेश भी जारी कर किए हैं
और ये कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से शिलान्यास किए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज के इस कार्यक्रम में राज्य के 12 मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए 17 चिकित्सालयों में कुल 270 आईसीयू बेड, 208 नीकू बेड, 33 पीकू जो पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स और 20 मदर चाइल्ड केयर बेड्स, कुल 531 बेड के कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिनकी कुल लागत 94 करोड़ रुपए है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुल वर्तमान में विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में इन कार्यों के साथ को मिलाते हुए 648 आईसीयू बेड, 266 नीकू बेड और 152 पीकू बेड, कुल 1066 आईसीयू बेड्स के विकास का कार्य किया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त तक हमारा प्रयास है, लक्ष्य है और माननीय मंत्री महोदय ने हमें निर्देशित किया है कि इन कार्यों को 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार राज्य ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में 1.5 लाख टेस्ट पर डे की कोविड टेस्ट पर डे की क्षमता विकसित करी है और प्रत्येक जिले में ये क्षमता विकसित कर ली गई है। इसी ढंग से जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी मुख्यमंत्री महोदय ने हमें निर्देशित किया था और राज्य में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करी गई है और डेली जीनोम सीक्वेंसिंग वहां पर की जा रही है। अब तक 150 से अधिक सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग एसएमएस में करी गई है और इस क्षमता को और अधिक बढ़ाने पर भी हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी पर भी सभी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में एवं जिला चिकित्सालयों में एवं उसके बियॉन्ड जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सीएससी सर, वहां पर भी सतत कार्य किया जा रहा है और वहां पर भी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो 15 अगस्त तक विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और हम सभी मिलकर के पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में संपूर्ण सरकारी मशीनरी हम सभी लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तृतीय वेव यदि और जब भी आती है तो हम पर्याप्त ट्रीटमेंट और टेस्टिंग एवं ऑक्सीजन की क्षमता विकसित करें ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सांसदगण सभी का हृदय से स्वागत करते हुए मैं आग्रह करूंगा ज्योति जी से कि आगे की कार्रवाई संपादित करें। थैंक यू। धन्यवाद। और अब अनुरोध माननीय राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। धन्यवाद। आज चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंध चिकित्सालयों में आईसीयू, नीकू और पीकू के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय श्री रघु शर्मा जी, श्री भजन लाल जी, श्री शांति धारीवाल जी, अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी सांसदगण, सभी एमएलए साहिबान, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, सीएमओ के समस्त अधिकारीगण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड सेक्रेटरी हेल्थ सिद्धार्थ महाजन जी, वैभव गलरिया जी, भाइयों और बहनों, आज इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पिछले 1.5 वर्ष के अगर हम इस 1.5 वर्ष के इतिहास का अवलोकन करें तो ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं, ऐसा कोई माह नहीं जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और डायरेक्शन में पूरा चिकित्सा विभाग काम कर रहा है और आए दिन प्रदेश की जनता को कोई ना कोई नई सौगात दे रहे हैं जिससे कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। और आज बड़ी खुशी का दिन इस रूप में है कि लगभग 94 करोड़ 10 लाख के कार्यक्रमों के आज शिलान्यास किया गया है, जिसमें 12 जिलों के लगभग 17 चिकित्सालय जो हमारे हैं, चिकित्सालय महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालय हैं, उनमें आज जो तीसरी लहर की जो संभावना है उसको देखते हुए पर्याप्त आईसीयू बेडों की व्यवस्था का काम, नीकू की व्यवस्था का काम और पीकू, ये कहा गया है कि बच्चों की जो है एक खतरा है, बच्चों का खतरा होगा आने वाली तीसरी उस लहर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले से इनिशिएट लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और हमारे चिकित्सा मंत्री के
मार्गदर्शन में ये काम हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। मुझे खुशी है और इस वक्त जो मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई व्यक्ति इस कोरोना की महामारी से ना मृत्यु हो और कोई व्यक्ति ना सोए, और निरोगी राजस्थान का जो संकल्प लेके चल रही है हमारी सरकार, उस रूप में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे चिकित्सा विभाग के समस्त अधिकारी जुड़े हुए हैं कि आने वाले समय में जो मुझे लगता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लग रहे हैं और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था विभाग के द्वारा की जा रही है। जांच सुविधाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही फ्री निःशुल्क दवाएं जांच सुविधाएं कर रखी हैं, कंसंट्रेटर्स की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन मेरा एक डर है जो मैं आज इस वीसी के माध्यम से कहना चाहूंगा हमारे चिकित्सा विभाग के सारे अधिकारी और सब जुड़े हुए हैं कि आने वाला समय, अब जो जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी को देखा है, आने वाला समय इन्फेक्शियस डिजीज का ज्यादा होने जा रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। अभी जो एक नया मतलब जीका वायरस का भी ढूंढा गया है, अभी साउथ में मिला है, जो जापान का जीका वायरस है। इसी तरह के और एक मतलब इस तरह के बैक्टीरिया जो है पर्यावरण में आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान हमें देने की जरूरत है, जो कि हम पूरी तरह संकल्पित हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज को भी जिला स्तर पर, उसके लिए भी आने वाले समय में पर्याप्त सेंटर बनाए जाएं, जिससे कि इस तरह की बैक्टीरिया से संबंधित, वायरस से संबंधित आने वाली जो महामारियां होंगी, और जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही है, आने वाले समय में चाहे विश्व हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे प्रदेश हो, इस तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहेगी। तो मैं समझता हूं उसको भी हम सब लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं बधाई देना चाहूंगा और हमारे चिकित्सा विभाग के समस्त अधिकारियों को और लोगों को, और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं न केवल राज्य मंत्री के रूप में धन्यवाद देना चाहूंगा, बल्कि एक भरतपुर का विधायक होने के नाते भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगभग 6 करोड़ 23 लाख की लागत से जनाना हॉस्पिटल में 10 बेड का पीकू बनेगा और 20 बेड का आईसीयू की स्टेबलिश की जा रही है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत वर्षों के बाद जो है आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर संभाग ही नहीं पूर्वी संभाग को ध्यान में रखते हुए बजट में बहुत सारी घोषणाएं दी हैं। तो एक राज्य मंत्री के रूप में भी और भरतपुर का एक स्थानीय विधायक होने के नाते भी मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब विनम्र आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा, राजस्थान सरकार, डॉक्टर रघु शर्मा जी से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे यूडीएच मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, हमारे मंत्री माननीय भजनलाल जाटव जी, मंत्रिमंडल के और जो सदस्य इस वीसी से जुड़े हुए हैं, हमारे मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य जी, माननीय अखिल अरोड़ा साहब, माननीय कुलदीप नाका जी, माननीय आनंद कुमार जी, माननीय वैभव गालरिया जी, माननीय सिद्धार्थ महाजन जी और श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार जी, वीसी से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, समस्त जिलाधीश, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज, पीएमओ, आज जैसा बताया गया कि 270 आईसीयू बेड, 208 बेड नीकू के और 33 बेड पीकू के, कुल 94 लाख करोड़ 10 लाख की राशि खर्च करके 12 जगह पे 12 जिलों में, ये जो बार बार हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक थर्ड वेव की बात करते हैं, तो राजस्थान में उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है और ये आज उसी का एक पार्ट है, क्योंकि दूसरी वेव में हमारे बहुत कटु अनुभव रहे थे। ऑक्सीजन की मारामारी रही, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब या ब्लैक फंगस की जो दवाई थी,
इन सब पे भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले भी लिया था और बहुत मुश्किल से हमको हमारी मांग के अनुसार आपूर्ति हो रही थी। सबसे बड़ा निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने किया कि चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाने की बात हो, LSG लगा रहा है, NHM लगा रहा है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा रहा है और भारत सरकार भी लगा रही है। तो कुल मिला के राजस्थान में हमारा जो क्षमता है ऑक्सीजन की खुद की, वो 1000 मीट्रिक टन की थर्ड वेव से पहले विकसित करने की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं और संभवतः 1 महीने के बाद राजस्थान की क्षमता 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की हो जाएगी। जैसा अभी बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग, कल प्रधानमंत्री जी ने भी नए मंत्रिमंडल के लोगों ने जब कार्यभार संभाला, उनकी मीटिंग की, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात उन्होंने की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत यहाँ करी थी। 10 जगह पे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग थी। राजस्थान पहला राज्य बना जहाँ SMS मेडिकल कॉलेज में वेरिएंट कौन सा है इसका पता करने का काम हमने शुरू भी कर दिया। चाहे हमारी प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा की बात हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात हो, राजस्थान ने कोविड के मैनेजमेंट में शानदार प्रबंधन किया और वैक्सीनेशन में भी हम पूरे देश में अव्वल है। अब भारत सरकार वैक्सीन जब नहीं देती है तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ते हैं। ये आम जनता के भी समझ में आ गया है, क्योंकि जिस ढंग से प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई हमारे मित्रों के द्वारा, वैसे तो कहा गया कि इस महामारी के दौर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिक्स से कोई चूका भी नहीं है। अब सबको मालूम पड़ गया है कि राजस्थान में स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, राजस्थान में मैन पावर ट्रेंड है, वायल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। अब तो जितनी वैक्सीन मिलेगी 15 लाख मिलेगी, 15 लाख एक दिन में लगा देंगे। राजस्थान 3 महीने में अधिकांश लोगों को, हमारी 8 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से 2.5-3 करोड़ जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको छोड़ दो, जिनका वैक्सीन नहीं बना है। बाकी जो आबादी है करीब 5.5 करोड़ लोग, तो उनके दोनों डोजेस को मिलाएं तो 11 करोड़ डोज है। 2.5 करोड़ डोज हमको मिली है अभी तक, हमने उसको लगा दिया और जैसे ही डोज मिलती है और लगा देते हैं। लेकिन ये कमी जो है उसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते हैं राजस्थान में, ये सच्चाई है। और इसीलिए मैंने सांसदों को सबको चिट्ठी लिखी पहले। भारत सरकार के मंत्री अब तो रहे नहीं, हर्षवर्धन जी और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, दोनों को प्रधानमंत्री जी ने हटाया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं स्वीकारोक्ति तो है कि भाई कोई कमी रही है। हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद 1.5 करोड़ वैक्सीन हम मांग रहे हैं जुलाई के लिए, हमें 48 लाख दे रहे हैं। सेकेंड डोज हमारा 75 लाख ड्यू है, नए लोगों को लगेगी नहीं वैक्सीन। इन सब भ्रांतियों के बीच में राजस्थान फिर भी पूरे कंट्री में चाहे 50 लाख लगाई तब हम पहले नंबर पे थे, 1 करोड़ लगाई तो हम सेकेंड डे, महाराष्ट्र के बाद में हम टॉप पे रहे, 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेट करने वाले भी हम पहले ही राज्य बने। कुल मिला के कोविड के प्रबंधन में और वैक्सीनेशन में हम सबसे अग्रणी राज्यों में रहे हैं। और राजस्थान में जिस ढंग से अभी बात हो रही है, क्योंकि थर्ड वेव से पहले जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि राज्य के जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं उनमें चाहे नीकू है, पीकू है, SNCU है, उनको सुदृढ़ करना है। वहाँ ICU बेड बढ़े, नीकू में, पीकू में, SNCU में बेड्स की वृद्धि हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्च 2020 में हमारे पास 5,448 बेड थे, ऑक्सीजन बेड्स। अब हमारी तैयारी है 13,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हम आने वाले महीने, 1 महीने के बाद में इस पोजीशन में हो जाएंगे, क्योंकि 1831 अभी पाइपलाइन में है। बाकी तो हमने 106% तो इंक्रीज कर दिया है। और इसके अलावा ICU बेड जो हमारे पास मार्च 2020 में 1125 थे, वो हम लोग 2622
बना देंगे आने वाले टाइम में, 1 महीने के बाद। पीकू 104, नीकू के 475 बेड थे, उनको हम 1554 बेड बना देंगे। ये 227% इंक्रीज है। और पीकू के 164 बेड है, उनको हम 821 बेड में कन्वर्ट करेंगे। ये भी करीब करीब 539% इंक्रीज है। तो राजस्थान में चाहे एसएनसीयू हो, उसके 222 बेड है, उसको 308 बेड में कन्वर्ट करेंगे। इन सुविधाओं को बढ़ाने पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आज कुछ लोकार्पण हो रहे हैं, बाकी जो बचे हुए चीजें हैं उनका भी जल्दी से जल्दी हम लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा करवाएंगे। राजस्थान ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। राजस्थान जीनोम सीक्वेंसिंग खुद कर रहा है। राजस्थान टेस्टिंग कैपेसिटी में आत्मनिर्भर है। जितना लक्ष्य दिया गया था उससे ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी डेवलप हुई है। और राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात मैंने बताई। और अब बच्चों के अस्पतालों पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज बीसी से जुड़े हुए तमाम साथियों को मैंने इसीलिए शेयर किया सारी बात कि अगर वैक्सीनेशन टाइम पे मैक्सिमम लोगों को लग जाएगा तो चाहे तीसरी वेव आओ, चौथी वेव आओ, हमारे लोगों को सुरक्षा कवच हम प्रदान कर पाएंगे। तो इसमें हम सब लोगों को मिलकर भारत सरकार से भी बात करनी चाहिए। सांसद साथियों से सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है। तो आप लोग अपनी अपनी हैसियत का अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे तो राजस्थान में हम लोगों को सुरक्षित करने में कामयाब रहेंगे। उसमें मास्क और वैक्सीन 2 ही उपाय है। और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से इस महामारी से हम लड़े हैं और इंतजाम किए गए हैं, हमने कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और अब जिन पलों का हमें इंतजार है, जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चुरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में कुल 270 बेडेड आईसीयू, 208 बेडेड नीकू और 33 बेडेड पीआईसीयू का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत राशि 94 करोड़ 40 लाख रुपए है। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार आपसे आपके कर कमलों से ये शिलान्यास संपन्न करें। इस क्रम में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जोधपुर, महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर, बेडेड आईसीयू और इसके साथ ही राजकीय उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर 30 बेडेड नीकू। और अब मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर 30 बेडेड आईसीयू और 60 बेडेड एनआईसीयू नीकू। और अब मेडिकल कॉलेज अजमेर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर 50 बेडेड आईसीयू का शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज झालावाड़, चिकित्सालय झालावाड़ 20 बेडेड आईसीयू और जनाना अस्पताल झालावाड़ 20 बेडेड नीकू और 23 बेडेड पीआईसीयू। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा, जेके लॉन चिकित्सालय कोटा 36 बेडेड नीकू और 20 बेडेड मदर बेबी केयर यूनिट का शिलान्यास आज यहाँ माननीय के कर कमलों से। पीडीयू मेडिकल कॉलेज चुरू, डीबीएच अस्पताल चुरू 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड नीकू। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर,
जिला चिकित्सालय बाड़मेर 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड नीको यानी एनआईसीयू। एसके मेडिकल कॉलेज सीकर, एसके जिला चिकित्सालय सीकर 20 बेडेड आईसीयू और मातृ शिशु अस्पताल सीकर 12 बेडेड नीको। राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, महात्मा गांधी जिला अस्पताल भीलवाड़ा में 20 बेडेड आईसीयू और मातृ शिशु अस्पताल भीलवाड़ा में 10 बेडेड एनआईसीयू। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, हरिदेव जोशी अस्पताल डूंगरपुर में 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड नीको। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, मेडिकल कॉलेज पाली, राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड एनआईसीयू नीको। मेडिकल कॉलेज भरतपुर, राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल भरतपुर में 20 बेडेड आईसीयू और जनाना अस्पताल भरतपुर में 10 बेडेड पीआईसीयू यानी कि पीको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस शिलान्यास के लिए। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से आप अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारा वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल जी, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सवाल गर्ग जी, हमारे राज्य मंत्री भजनलाल जी जाटव साहब, सांसद महोदय श्री भागीरथ चौधरी जी अजमेर, कनकमल कटारा जी डूंगरपुर, पीपी चौधरी साहब पाली, श्रीमती रंजीता कोहली जी भरतपुर, श्री राहुल करसवार जी चूरू और सुभाष भेड़िया जी भीलवाड़ा। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण श्री वासुदेव जी देवनानी अजमेर, श्री मेवाराम जी जैन साहब बाड़मेर, श्री पद्माराम जी चौटन, श्री संदीप शर्मा जी कोटा, श्रीमती मनीषा पवार जी जोधपुर, श्री राजेंद्र पारिक जी सीकर, श्री ज्ञानचंद पारिक जी पाली, राजेंद्र राठौड़ साहब चूरू, श्रीमती गायत्री त्रिवेदी जी सहाड़ा भीलवाड़ा, रामनाथ जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, अभिनीश महसी जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब नीरज आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुलदीप रांका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम आनंद कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन, वैभव गैलेरिया जी सेक्रेटरी चिकित्सा एजुकेशन, सिद्धार्थ महाजन जी शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार आयुक्त चिकित्सा सेवा साइन अली। यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल साहबान मेडिकल कॉलेजेस, सीएमएचओस, पीएमओस, तमाम उपस्थित अधिकारीगण और जो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तमाम भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक साथ में जो भी बताया गया कि किस प्रकार से जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चूरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत जो आईसीयू बेड, एनआईसीयू
PICU के शिलान्यास हुए हैं और करीब लगभग 94 करोड़ रुपए की लागत से मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम काम जो है समयबद्ध तरीके से ये काम पूरे होंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो सपना हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान में मेडिकल सेक्टर के अंदर हम लोग पायनियर बने, देश के अंदर एक पहचान बनाए पूरे मुल्क में कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सब सुविधाएं हैं। फ्री मेडिसिन की स्कीम हमने बहुत शुरू पहले कर दी थी, फ्री टेस्ट की स्कीम शुरू की, फिर चिरंजीवी योजना लेके आए जो 5 लाख तक का जो हमारे प्रदेशवासियों को जो लाभ मिल रहा है और मिलेगा, कुछ कठिनाइयाँ आ भी रही है, मुझे इसकी जानकारी है, वो भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी योजना में कई कमी भी रहती है और कई प्रॉब्लम भी आती है। पर जिस प्रकार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज राजस्थान में बाहर से लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। अभी दूसरी लहर कोविड की हुई थी तो आपने सुना होगा कि कई प्रदेशों के लोग, दूर दूर से दक्षिण के लोग भी यहाँ इलाज करवाने आए थे। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं वो विथ वेंटिलेटर भी शिफ्ट हो रहे हैं SMS के अंदर। आप कल्पना कर सकते हो कि जिस प्रकार से RUHS ने और SMS ने और तमाम प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अस्पताल के अंदर जो माहौल बना सेवा करने का, वो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और ये तमाम बातें इसलिए संभव हुई कि कोरोना जब आया था तो हमने शुरुआत ही करी कि तमाम जो हमारे जो विपक्षी पार्टी लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, चाहे वो CPM के हो, चाहे और किसी पार्टियों के हो, धर्मगुरु हों या हमारे एक्टिविस्ट हों, NGO के साथी हों, रिटायर्ड डॉक्टर्स हों, उनके संगठन हों, प्राइवेट सेक्टर जो हैं उनको बुलाया गया और सबको इन्वॉल्व किया गया। शुरू से ही प्रदेशवासियों में एक मैसेज गया और मुझे गर्व है कहते हुए कि पहले वेव के अंदर जो सेवा की राजस्थान वासियों आपस में, उस वक्त लोग ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा और क्या ये कोरोना जो पूरी दुनिया के मुल्कों में जो खबरें आ रही थी, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, जो लोग वहाँ पर पीड़ित हो रहे थे, इटली के अंदर भी, बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के अंदर, तो चिंता हमारे यहाँ भी थी। राजस्थान में कम से कम हमने भीलवाड़ा मॉडल जो बनाया उसको लोगों ने अपनाया देश में, दुनिया के अंदर, और उसी रूप में हमने उस लड़ाई को लड़ने में कामयाबी हासिल करी। उस वक्त से हमने ये तय कर लिया कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत कैसे करें राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ तक कि MLA फंड के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की माननीय विधायक गणों से कि आप लोग प्रायोरिटी दें, किस प्रकार से आपके क्षेत्र में खुद में PSC CSC मजबूत हो, एक मॉडल CSC बने। और मुझे खुशी है कि अधिकांश जगह पर काम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। दूसरी वेव जो अचानक आई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन को लेके, रेमडेसिविर दवाई को लेके, और ऐसा माहौल बन गया कि जो कल्पना के बाहर था। हम लोगों ने किसी तरह, चिंता में भी थी, हमारे 3 मंत्री गणों को भेजा गया दिल्ली के अंदर और ये प्रयास किया गया कि किसी ढंग से हम लोग कन्विंस करें केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी। प्रधानमंत्री से मैंने खुद ने बात करी, सबको रिक्वेस्ट की और किसी ढंग से हम लोगों ने मैनेज करके राजस्थान में
जो दूसरे राज्यों में बदनामी हुई, कर्नाटका के अंदर हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो गोवा में हो, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए, दिल्ली के अंदर हो, वो नौबत यहाँ पर नहीं आई। पर तकलीफ बहुत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। और लहर इतनी खतरनाक थी कि जो ये इसका जो वेरिएंट आया है डेल्टा के नाम से, बाद में मालूम पड़ा B16172, ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया से गया है यूके के अंदर भी। और जो तबाही मचाई हुई है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ये वेरिएंट हमारे मुल्क से गया बाहर। और ये मुल्क में जो पैदा हुआ जिस रूप में डेल्टा वेरिएंट, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहाँ तो हम लोग मुश्किल से पहली लहर के अंदर लगभग 1 साल से अधिक समय में 28 लोगों की मृत्यु हुई थी राजस्थान में। और कहाँ आपकी दूसरी लहर में 6000 लोग मारे गए। पूरे देश में आज 4 लाख से ज़्यादा आंकड़े आ गए मरने वालों की, 4 लाख से ज़्यादा। जो पहले अमेरिका में सुनते थे तो चिंता होती थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है। तो इतनी खतरनाक वेरिएंट आया दूसरा डेल्टा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और उस भयावह स्थिति के अंदर भी राजस्थान के हमारे तमाम मेडिकल फैटर्निटी हैं, डॉक्टर से लगा के नर्सेज तक हैं, तमाम हमारे जो गांव के अंदर आशा सेवकी हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, ग्राम सेवक पटवारी, जो भी थे गांव तक के जो हमारे लोग, तमाम अधिकारियों ने ऊपर से नीचे तक, ब्यूरोक्रेट ने, और तमाम साथियों ने, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, धर्मगुरु थे, सबने सहयोग दिया। जिस कारण से हम लोग दूसरी वेव के अंदर भी जिस रूप में हमने मुकाबला किया है, वरना पता नहीं कितने लोग मारे जाते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि 2, 3, 4 दिन में ही सीधा लंग्स में पहुंचता है आपका डेल्टा वेरिएंट। और 4 दिन में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब डॉक्टर अस्पताल में है तो सीधा हाई फ्लो ऑक्सीजन की मांग होती है, वेंटिलेटर पे जाते हैं, और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में बहुत कम लोग बचते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं। इस प्रकार से एक बेड नहीं मिल पा रहा था। लोग सिफारिश करते थे तो डॉक्टर कहते थे साहब कि किस मरीज को जो वेंटिलेटर पे गया हुआ है उसको हटाएं कैसे, वहाँ से हटा कैसे सकते हैं, और बिल्कुल ठीक आ गया। बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट पूरे वक्त में हुआ था। वो हालात भी आप सब ने देखे, जो आप सब जुड़े हुए हैं VC से। मैं समझता हूँ कि लगभग सबको मालूम है कि क्या हालात में हमारे मेडिकल सेक्टर के अंदर जो काम हुआ, लोगों ने जो सहयोग किया, सब तरह की व्यवस्था पहले फेज में ज़्यादा करी खाने पीने की, सेकेंड वेव में लॉकडाउन लगा पर वो नौबत नहीं आई, पहले फेज वाली काम चल गया। तो ये सब बातें हमारे साथी लोग कह चुके हैं, मुझे वापस उनको रिपीट नहीं करना है। मुझे खाली इतना कहना है कि अब जो ये 12 जिलों में 17 अस्पताल में करीब ICU और नियो ICU, पेडियाट्रिक्स ICU के जो काम शुरू हो रहे हैं, ये एक संकेत है कि आने वाले वक्त में और हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। ऑक्सीजन के लिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि हमारे मंत्रीगण दिल्ली तक गए, धारीवाल जी और रघु शर्मा जी और BD कल्ला साहब, तो ये तमाम लोग जो गए, और तब अंदाज लगा लीजिए हिंदुस्तान भर में सिर्फ राजस्थान के 3 मंत्री लोग गए थे दिल्ली के अंदर। तो क्या मैनेजमेंट में जो हमारी तैयारी थी या चिंता थी, उसके कारण 3 लोगों को भेजा गया। और बड़ी खुशी है कि वहाँ पर हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्री जो थे, उन सब ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुना, पूरी बात सुनी गई। और ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन कहाँ आप बंगाल से या झारखंड से, ईस्टर्न रीजन से लाने की स्थिति नहीं है आपके पास में। जो ऑक्सीजन के टैंक होते हैं अलग से इसके लिए,
टैंक नहीं राज्यों के पास में, उसके लिए अलग लड़ाई लड़ो आप दिल्ली से, रेमडेसिविर की अलग लड़ाई लड़ो, क्या क्या नहीं हुआ वो उस वक्त में, पर किसी ढंग से हम लोगों ने वो टाइम निकाला है। अब जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, और इस मौके पर मैं मुख्य रूप से आगे कहना चाहूँगा, वो अलग बात है कि हम करीब 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ये भी हमारी उपलब्धि है कि राजस्थान वो राज्य बनेगा आने वाले वक्त में जहाँ करीब करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात होती है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में जो स्कीम बनी थी वो स्कीम लागू रही, एनडीए गवर्नमेंट इस कारण संभव हुआ, और हमने राजस्थान में इतनी तैयारी कर रखी थी कि जो शर्तें होती है तमाम हमने शर्तें पूरी करी, तो हमें 30 जिलों तक में अभी स्वीकृति मिल चुकी है कि काम चल रहे हैं, कि काम शुरू होने वाले हैं। तो राजस्थान में हम चाहते हैं कि मेडिकल में हम लोग, मैंने आपको कहा कि एक अलग पहचान बनाए, जिससे कि जो शौहरत बनी है आज दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, वहाँ के लोग पड़ोसी जो ज़िले हैं वहाँ से लोग आके इलाज करवा रहे हैं आपके राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आपसे इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा कि ये तमाम बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली मेरे कहने से नहीं होगी, जब तक कि हम लोग सब मिलकर के, हमारी भावना ये बने। दानदाता ने खूब मदद की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, एमएलए फंड से लग रहे हैं, एमपी फंड से लग रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और आज करीब 1000 मेट्रिक टन तक की अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वेव में आएगी तकलीफ भी, तो हम लोग जो हाहाकार पहले मचा था वो स्थिति नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस रूप में आज तैयारियाँ सब जगह हो रही है और कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं सीएचसी के अंदर, पीएचसी के अंदर, बल्कि आईसीयू बेड भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और तो और जो ये स्कीम हमने चालू की, गांव गांव में सर्वे करना, मैं समझता हूँ कि आप मेरे जो संपर्क में होंगे गाँव के, उनको मालूम होगा गांव का घर घर में जो सर्वे हुआ है कि जिसको थोड़ा बहुत भी आभास हो कि उनको खांसी जुकाम भी है तो इमीडिएटली उनको किस प्रकार से रेफर करना है, या दवाइयों के पैकेट पहले ही बांट दिए गांव में घर घर में, जिससे कि आप लोग उसका यूज कर सकते हो। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। वो काम भी राजस्थान सरकार के माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सारे काम होने के बावजूद भी हमने जो पैकेज दिया है, चिरंजीवी योजना तो एक स्कीम बनाई है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, जिसमें एक भी गरीब आदमी छूटे नहीं। 5 लाख का बीमा बहुत बड़ी बात है, और खाली वो फॉर्मेलिटी में चूक जाए और फिर उसको पैसा नहीं मिले या उसको पैसा लग जाए, अच्छी बात नहीं होगी। जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी गैर सरकारी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी एक सी बीमारी, राजस्थान का एक भी परिवार नहीं छूटे जो कि वंचित रहे चिरंजीवी योजना से, ये मेरी आपसे अपील रहेगी। और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना हमने बनाई है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हो गए उनके लिए हमने तत्काल 1 लाख रुपए देने का किया है, 2500 रुपये प्रति माह उनको देने की स्कीम बनाई है। 18 साल होने पे 5 लाख रुपए देंगे उनको। यही विधवाओं के लिए किया है, 1 लाख रुपए तत्काल, और पेंशन देंगे, विधवा पेंशन। ये तमाम जो योजना बनाई है उसमें आप देखिएगा कोई कमी भी रह जाए, आपको लगे कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है, कोई शिकायत आ रही, तो हम लोग आप फीडबैक दीजिए, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम सब मिलकर के ही, मैं समझता हूँ कि जब मानवता पे संकट है, जीवन और आजीविका का संकट है, तो कोई एक राजनीतिक पार्टी, सरकार किसी की भी हो, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सब लोगों का माहौल नहीं बने। सरकार तो अपना काम करेगी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से, वो अलग बात है, पर माहौल बनना और एक दूसरे को सेव करना दूसरी बात है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जिलों में, गांव तक में, भाई कि पूरा राजस्थान की जनता एकजुट है, उसका जो खुशबू फैलती है आपस के अंदर, और जो माहौल बनता है कि भाई अभी तो देखा नहीं जा रहा कौन किस पार्टी का व्यक्ति है, हमें तो हमारे नागरिक को बचाना है, उसका सहयोग करना है, उसको दवाई हो, चाहे उसको भर्ती करवाना हो, चाहे दिखवाना हो, उसको सलाह देनी हो,
ये तमाम काम अगर हम लोग आप पर एक दूसरे के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे और प्रदेशवासियों को बचाने हम कि हमारा पहला धर्म यही है। जो हम राजनीति में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एनजीओ चलाते हैं, एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, धर्मगुरु हैं, हम सबके नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पहला काम हमारा है, कोई हमारे सामने सिर्फ इंसान दिखना चाहिए, कोई ना कोई विचारधारा, ना कोई धर्म, ना कोई जाति। ये मैं बार बार बोलता हूँ। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो जाके राजस्थान की अलग एक जो पहचान बनी है देश के अंदर, वो मैं समझता हूँ और मजबूत होगी। और उसी सोच के साथ में हम लोग आने वाले वक्त में इसका तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, पर आएगी तो हमें उसी ढंग की तैयारी करनी है। देश और दुनिया में कोई डॉक्टर को ना तो इलाज के बारे में अनुभव के साथ में वो सीख रहे हैं। ये नहीं मलेरिया हो गया इसलिए अब इसको ये अमुक दवाई दे दी, वो नहीं स्थिति अब इसमें। कोरोना के अंदर तमाम दुनिया के डॉक्टर अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, उसी से इलाज कर रहे हैं। दूसरी वेव के बारे में अंदाज लगाए जा रहे थे, अंदाज लगाए कि पहली वेव आ गई अचानक अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ पर देश के अंदर, और 1.5 महीने में उसने आतंक मचा दिया। इसी रूप में दुनिया भर के अंदर तीसरी वेव की जगह आ गई है मुल्कों के अंदर। और तो और यूके के अंदर भी करीब 30,000 पेशेंट आने लग गए हैं वापिस डेल्टा के, पर क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन 70% हो गया, इस कारण से मृत्यु दर 30-35 ही है वहाँ पर। तो इसी एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर वैक्सीनेशन रहता है टाइमली तो वैक्सीनेशन होने के बाद में चाहे वेव आएगी भी तो भी वो नुकसान नहीं कर पाएगी जो भी नुकसान दूसरी वेव में हुआ है। ये यूके का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जिसके कारण से हम लोग अभी देख रहे हैं किस प्रकार से ये वहाँ के लोग बच गए हैं। वरना उनकी तो तैयारी जो थी आर्थिक रूप से जो ओपन करने की, उसमें रोकना पड़ा उन लोगों को भी। इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ रही है देश के अंदर। और कल ही आज सुबह 8 बजे वाली रेडियो न्यूज़ थी कि जीका वायरस जो है वो मिला है वहाँ पर केरला के अंदर। आज सुबह की न्यूज़ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये नए नए वायरस जो आ रहे हैं तो हमारी तैयारी अगर अच्छी रहेगी। और फॉर्चुनेटली राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो गया है, जो देश के अंदर 10 जगह चल रहा था पहले भारत सरकार का। हमारे यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है, इससे अब जो कौन सा वेरिएंट आ रहा नया कोरोना का, ये आपका डेल्टा वेरिएंट तो आधा चला गया समय हमारा। हम भुगत रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन मांग कर रहे थे। किसी को नहीं मानता कि नया वेरिएंट है कोई, जिसका नाम डेल्टा रखा गया बाद में कि किसी कंट्री के नाम से नहीं हो, पर इसके जो नाम पहले था B16172 दुनिया के मुल्कों में, और फिर WHO ने नाम दिए अल्फा, बीटा, डेल्टा, जिससे कि किसी मुल्क के नाम से जुड़े नहीं, वरना मुल्क की बदनामी होती है। ये सोच करके उन्होंने अपना एक अप्रोच रखा है। तो ये सोच के ये हमारे आधे से अधिक टाइम जा चुका था। उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये कमी रही है। ये जो डेल्टा नाम का वेरिएंट नया है, ये जो खतरनाक है, 3-4 दिन में ये बर्बाद कर देता है लंग्स को। मैन टू मैन डिपेंड कर रहा है। आफ्टर कोविड भी तकलीफ हो रही लोगों को, थोड़ी बहुत मुझे भी हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में जो है हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके हम सब मिलके जो माहौल बना हुआ था वो माहौल हम बनाए रखें। आपस के अंदर छोटे मोटे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते राजनीति के अंदर, वो मोटे तौर से हम लोग सबकी भावना एक ही होनी चाहिए। हमें प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ये संकल्प के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब पधारे हो, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे मेंबर साहब, पार्लियामेंट साहबान भी आए हैं, विधायकगण भी आए हैं, और सब ने मैं समझता हूँ कि भाग लिया है इस मुबारक मौके पर। आप सबका स्वागत है। इसी बात को कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चरक सुश्रुत धनवंतरी की इस धरा को आज सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे चिकित्सालयों की, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देशन में हम लोग इस बुरे वक्त में भी देश में अग्रणी रहे हैं। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आपसे निवेदन है आप सभी का आभार व्यक्त करें। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चुरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत कुल 270 बेडेड आईसीयू, 208 बेडेड एनआईसीयू एवं 33 बेडेड पीकू एवं 20 बेडेड मदर बेबी केयर यूनिट का शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदैव ही स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए माना जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनके द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर आज कुल 511 आईसीयू, नीकू एवं पीकू बेड्स का शिलान्यास किया गया, जिसके फलस्वरूप पूर्व की तुलना में अधिक गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा एवं ज्यादा संख्या में राजस्थान के लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा आगामी वर्षों के लिए क्रिटिकल केयर सुविधाओं की बड़ी संख्या में अभिवृद्धि की नींव रखी गई है, जिसकी स्थापना के लिए कुल 94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन से विभाग, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, माननीय गृह रक्षा राज्य मंत्री, माननीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं वीसी के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अधिकारीगण, आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। Your meeting has ended.